हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्रमुख न्यूमेरिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो कि ग्रुप डी की परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसमें पूछी गई थी। मैंने उसे छांट के एक जगह एकत्रित किया है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कुछ चुनिंदा सवाल आए थे। 2-3 शिफ्ट में मैंने देखा है कि कैपेसिटर और रेसिस्टर से भी सवाल आया है। तो रजिस्टर तो आपने मेरी पिछले वाली वीडियो में देख लिया ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये आप पहले ये जान लीजिए, ये जो साइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसे हम लोग कैपेसिटर साइन कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को स्टोर करता है। तो वोल्टेज को स्टोर करने का मतलब है वोल्टेज को स्टोर करना, यानी कि किसी भी सर्किट में ये कुछ समय तक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है और उसके बाद इसे छोड़ता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अपने पंखे में एक ऐसा डिवाइस तो ज़रूर देखा होगा, इस तरह से एक वाइट कलर की लगी रहती है, इससे 2 वायर ऐसे निकले होते हैं, वो ही कैपेसिटर है। तो बहुत सारे लोग इसे कंडेंसर कहते हैं, लेकिन इसका नाम साइंटिफिक टर्म में कैपेसिटर है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, कैपेसिटर से रिलेटेड एक थ्योरी बता देता हूँ। 2 तरह की स्टोरिंग डिवाइसेस होती है जो कि एसी सर्किट में यूज की जाती है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। ये इंडक्टर की साइन है। तो मैं आगे बताऊंगा जल्दी से, इस वीडियो में आप सारे कुछ को इजी वे में सीख पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस सवाल का आपको आंसर निकालने के लिए थोड़ा बेसिक मैं इसमें नॉलेज दे देता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, आप इसे नोट भी करते चलेंगे। ये कैपेसिटर है, इसका साइन इस तरह से होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा डिवाइस है, तो आप कैपेसिटर मार देंगे। तो इसका यूनिट जो होता है फराड होता है, ये आप याद रखेंगे कि कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है। उसी प्रकार से इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। ये इंडक्टर की साइन है। ये एक कॉइल साइन होता है, इसे हम लोग कॉइल साइन बोलते हैं, या नहीं तो इसे इंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मैं आपको ये सवाल बना के भी दिखा दूंगा। तो आप ये जान लीजिए, जो कैपेसिटर होता है वो एज ए पैरेलल सर्किट काम करता है। मतलब पैरेलल सर्किट के काम करने का मतलब ये है कि ये पैरेलल में जो होता है उसे सम करता है, और जो सीरीज में होता है उसका पैरेलल की तरह यूज होता है। जैसे आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं ये बताता हूँ। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ये सर्किट है, मैंने सीरीज पैरेलल पूरी तरह से कवर कराई है, इसीलिए मैंने सबसे पहला वीडियो सीरीज और पैरेलल का करवाया है। आप अगर नहीं समझ रहे तो पहले आप उसमें चले जाएं, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 मिनट की वो वीडियो देखने के बाद आप सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। तो ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है रजिस्टर में, ऐसा पैरेलल कम्बिनेशन मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे, 2 और 2 है, तो इसका जो है ओवरऑल क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। मैंने ये आपको बताया था कि रजिस्टर के साथ, लेकिन रजिस्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है कैपेसिटर में। तो आप समझ पा रहे होंगे। जबकि इंडक्टर में इसका उल्टा होता है, वो एज ए रजिस्टर ही काम होता है। मतलब रजिस्टर जिस तरह से बिहेव करता है, ये मैंने बताया था, ये रजिस्टर का साइन था सीरीज में। अगर 2 ओम 2 ओम के 2 होंगे तो 4 ओम इसकी ओवरऑल होती थी। उसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि एक L1 इंडक्टर है और L2 इंडक्टर है, दोनों सीरीज में है, तो इसका L इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो क्या होगा, L1 + L2 होगा। खैर अभी आपको ये इतना नहीं देखना है, आपको बस याद रखना है कैपेसिटर का उल्टा इंडक्टर काम करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने फार्मूला भी लिख दिया है फॉर सीरीज कम्बिनेशन। जो सीरीज कम्बिनेशन होगा यानी इस तरह का कम्बिनेशन, तो इसमें आपको फार्मूला यूज करना है 1/C इक्विवेलेंट
बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप समझ पा रहे होंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन की फिगर दी हुई थी कि पहला जो है 20 माइक्रोफराड का, ये माइक्रो का साइन है। जो माइक्रो क्या होता है, तो माइक्रो जो है, माइक्रो एक यूनिट है। माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो 10⁻⁻6 एक माइक्रो का बराबर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये 20 माइक्रोफराड आपको दिया हुआ है और दूसरा का वैल्यू आपको अननोन है, इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इधर क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इनकी तुल्य धारिता, यानी जो इसकी कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट है वो 15 दी हुई है। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में 1/C इक्विवेलेंट, जो कि ये आपको तुल्य धारिता है जो निकालना है आपको, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही आपको C इक्विवेलेंट का वैल्यू 15 दिया हुआ है। आप पुट कर देंगे, C1 का वैल्यू 20 है और 1/C2 यानी C निकालना है आपको। तो अगर इसको हम निकालना चाहेंगे तो इसको उस पार भेजेंगे। तो इसको उस पार भेजने के बाद क्या होगा कि ये 1/C का वैल्यू क्या होगा, 1/15 माइनस 1/20। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 60 होगा। और 15 को 4 बार में गुना करेंगे तो 15 गुना 4 60 होता है। तो 4 यहाँ, और 20 गुना 3 3 60 होता है, 1 गुना 3 3 होगा। यानी कि 1/C का वैल्यू 1/60 होगा। तो आप C का वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी उल्टा कर देंगे तो C बराबर क्या होगा, 60 माइक्रोफराड। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी बताया था, आप पिछले वीडियो अगर फॉलो किए होंगे तो आपको 2 मिनट में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पैरेलल की और सीरीज की। तो आपको कॉन्सेप्ट बेसिक याद रखना है कि जो कैपेसिटर होती है वो सीरीज में पैरेलल की तरह बिहेव करती है और पैरेलल में सीरीज की तरह बिहेव करती है। तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाते कि आपको मैंने बताया था, वहाँ पे R इक्विवेलेंट था, यहाँ पे आपको C इक्विवेलेंट लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का सम से डिवाइड कर देना है। तो ये सबसे बेसिक ट्रिक होती है आपके लिए, आप आसानी से निकाल पाते। C को इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको पता है 15 था और 20 इंटू C था और 20 प्लस C था। आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 3 बार में यहाँ कटा देंगे, 4 बार में यहाँ कट जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 गुना 3 यानी कि ये इस पार गुना होगी, 60 प्लस 3C इक्वल टू, इधर आपकी बच जाएगी जो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आप बना लेंगे, आप कॉपी पे करके देख लेंगे, आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। तो इसे अब क्वेश्चन को बनाते हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये 60 माइक्रोफराड आंसर होगा। अब बी, जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगली क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पहले इस एग्ज़ाम से गुजर चुका हूँ। तो मैं भी इस सवाल में काफ़ी कंफ्यूज होता था। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक पे देखेंगे तो कभी भी आपकी सवाल गलत नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन को पहले समझ लें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरह के सवाल को देखते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना हार्ड, उन्हें लगता है कितना हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। अभी देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम बर्फ़ जो है 0 ग्राम पानी से 10 डिग्री सेल्सियस पे, 0 नहीं है सॉरी, यहाँ 10 है, 10 ग्राम पानी से 10 डिग्री सेल्सियस पे मिलाई जाती है। तो अंतिम तापमान क्या होगा। यानी कि बर्फ़ का तापमान तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 10 ग्राम बर्फ़ है, और पानी भी जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम है। अब आपको जो है दोनों को मिलाने के बाद इसका कितना तापमान होगा वो निकालना है। तो आप देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप ये देखेंगे। थोड़ा सा मैं ये नोट्स दिखा देता हूँ, आप लिख लेंगे कि
एक चीज़ आपको याद रखना कि बर्फ़ में गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ़ के जो गलने की, यानी कि बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए 1 ग्राम बर्फ़ को 80 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती है। ये आप एकदम याद रखेंगे। ये ग्रुप डी में निश्चित है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको इजी क्वेश्चन होगा तो यही पूछा जाएगा कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। और जल की ऊष्मा 1 किलो कैलोरी होती है, ये आपको बेसिक पता ही होगा। तो जल का हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि उसे गुना में 1 की वैल्यू कुछ नहीं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो वैल्यू वही होती है, इसलिए से आप नेग्लिजिबल भी इसे नहीं भी करेंगे तो आप चल सकता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप 1 किलो कैलोरी मार देंगे। तो ठीक है, मैं इसकी ट्रिक आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ट्रिक कैसे आप बना सकते हैं। पहले 10 ग्राम जल द्वारा 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक आने में कितना ऊष्मा लिया जाएगा, इसकी एक ट्रिक है, आप देखेंगे। यहाँ 0 के जगह अगर 1 डिग्री आपको लेना होता, 2 डिग्री लेना होता, उन सबको इस फार्मूला पे, मेरे इस ट्रिक वाले फार्मूला पे आप डाल के बना सकेंगे। आपको जितना पानी है उसका वेट ग्राम में, ये आप हमेशा याद रखना। अगर 1 केजी होगा तो आपको 1000 लेना होगा, तो ये ध्यान देंगे। तो 10 ग्राम है, इसे आप गुना करेंगे। जल का आपको मैंने बता दिया था गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 1 होता है, तो इसको आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, 10 गुना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप कन्फ्यूज ना हो। और आपको कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है 10, और कितना पे लाना है 0, तो आप 0 कर देंगे, आप इसे गुना करेंगे तो 10 गुना 10 यानी 100 किलो कैलोरी आएगी। तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपकी सवाल कभी गलत नहीं होगी। आप याद रखेंगे कि जितना ग्राम पानी होगा उसको गुना करना है जितना डिग्री पे पानी है उसमें से कितना डिग्री पे पानी लाना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 10 डिग्री पे पानी था और मुझे 0 पे लाना था, तो 10 माइनस 0, तो 10 गुना 10 100 किलो कैलोरी। मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री यानी जमने के योग स्थिति में लाने के लिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो अब हम ये बर्फ़ की 10 ग्राम गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं कि 10 ग्राम बर्फ़ में कितनी गुप्त ऊष्मा होती होगी। तो 10 ग्राम बर्फ़ में आपको बताया था 1 ग्राम में 80 होती है, तो 10 ग्राम में 800 किलो कैलोरी। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप देखेंगे इधर कि 100 किलो कैलोरी 800 से कम है, मतलब कि बर्फ़ को 10 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने में हमको 800 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती, लेकिन यहाँ पे हमें 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिल रही है, इसलिए ये पूरी तरह से इसे पिघला नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि थोड़ा सा बर्फ़ पिघल जाएगा, लेकिन इसका तापमान क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगी, आप डी मार देंगे। तो आशा करता हूँ ये आप अच्छी तरह समझ पाएंगे होंगे। ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे मैं एक सवाल ये दिखा रहा हूँ, ये बहुत इजी सवाल है, इसे आप आसानी से बना सकेंगे कि 1 न्यूटन का एक बल दिया हुआ है और ये 500 ग्राम द्रव्यमान पे काम करता है, तो त्वरण क्या होगा। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया है कि कभी कभी इजी क्वेश्चन में भी लोग को डाउट हो जाता है, छोटा छोटा डाउट उसको क्या सॉल्व करने में प्रॉब्लम दे सकता है। तो ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे बनाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 न्यूटन का कोई बल है जो कि 500 ग्राम द्रव्यमान पे काम करता है। सबसे पहले आप जो है द्रव्यमान को यहाँ पे पहले आप देख पा रहे होंगे, द्रव्यमान को हमेशा आप केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि द्रव्यमान को हमेशा केजी में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्स बाय मास त्वरण का फॉर्मूला होता है, F बराबर ma आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ये याद कर लेंगे कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मतलब यही बताती है कि फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। कभी कभी इस तरह से घुमा के बोल देता है कि न्यूटन की सेकेंड लॉ कौन सा आप ये समीकरण देती है, तो आप ये मार देंगे F बराबर ma। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुझे A निकालना था, तो A बराबर क्या होगा, इस पार गुना में है तो उस पार जाके भागा होगा, तो त्वरण बराबर फोर्स बटे मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मुझे पता है 1 न्यूटन है और द्रव्यमान 0.5
केजी है, तो केजी में ही लेना होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा, इधर से 0 हटाएंगे तो ऊपर 10 में जाएगी, 10 गुना 2, 2 बार में, तो 2 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगी इसका। एक्सेलरेशन की यूनिट आपको हमेशा याद रखना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको अगले क्वेश्चन में ले चलता हूँ। मैंने आपको सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया था, आप अगर वो वीडियो देख के आए होंगे तो ये आप आसानी से बना पाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट को देख के आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं इसे बता देता हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना चाहिए। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, ये वाली और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन में, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टेल टू हेड सीरीज होता है और हेड टू हेड पैरेलल होती है। तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लेकिन मैं इजी वे में आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ये सर्किट था, इसे आप इजी सर्किट में ब्रेक करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इजी सर्किट बना के ही सॉल्व करना है। अगर आप मास्टर हो गए हैं, मतलब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए, तो अब बिना देखे भी सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि ग्रुप डी में आपको अच्छी खासी टाइम मिलती है, तो आप 1 मिनट का समय ले सकते हैं, लेकिन नंबर को कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में आपको बताया था कि डायरेक्ट सम हो जाती है, तो 1 1 2 ओम की ये हो जाएगी, और नीचे 2 2 4 ओम की ये हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही है, दोनों तरफ सर्किट समान है, तो मैं यहाँ बीच में जो है इसको ऐड कर दिया हूँ यहाँ पे, और ये 1 1 2 ये इधर भी हो जाएगी, और 2 2 4 इधर भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का सर्किट ब्रेक होके बनेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इसकी हेड और इसकी हेड कनेक्ट है, मैंने वीडियो में बताई थी। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, मेरी वाली जो वीडियो है आप देख लें, उसमें एक ट्रिक बताई थी कि आप कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद ना करके, ये देख पा रहे होंगे, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 4 का ओवरऑल कितना होगा, 2 गुना 4 और 2 4 6, यानी कि 4/3। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ये 4/3 होगा, और दोनों सर्किट सेम है तो इसका भी 4/3 ही होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम ईजी सर्किट में ब्रेक हो गई, दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो ओवरऑल अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा, तो 8/3 आंसर। अब ये वीडियो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ऐसे ही फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।